अगर ये सारा कन्वर्ट करके, ठीक है, और इसका मुझे लगता है आपको एक वर्ड करना पड़ेगा इसमें तो सिर्फ पिज्जा Okay जी, अस्सलाम वालेकुम. Hopefully I'm live right now. Just give me a second ताकि मैं देख भी लूँ कि comments and all that. Ahmed, would you give me your phone? मैं वहाँ पे साथ चेक कर लूँ कि मैं live आ गया हूँ. And then you just continue your discussion. एक बात है कि वर्ड करना पड़ेगा मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ. देखिएगा शूट करेगा भी इसको पहले तो कर लेते हैं सॉफ्ट इस तरह सॉफ्ट. ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन हमें समझ आती है उसको हम चेंज कर देंगे. 7 बैठ जाएंगे नीचे. ठीक है, तो कहेंगे नहीं यार ये वाला जो इतनी लाइन है फॉर एग्जाम्पल ये इसको काट दो. ठीक है, ये कंपोजिट जब ये भी साथ रखेगा, इसको काट दो, इसकी जगह जो है ना ये टाइप करो, या इसको हम उसको प्रिंट दें. प्रिंटिंग में वो देखिए अच्छा इस लाइन को करना, इसमें ये लाइन ऐड करनी, ये इक्वेशन में ये पावर वर्क है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ. Okay जी, so we are live right now. आपके कमेंट्स मैं साथ यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि मुझे वो मिलते रहें. और ऑडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. ऑडियो क्लियर है सबको? इफ़ द ऑडियो इज़ क्लियर तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. वालेकुम सलाम. ओके मलिया, प्लीज़ मुझे ये बता दें कि ऑडियो क्लियर है. अगर ऑडियो क्लियर है तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ. ओके जी, here we go. And trust me, मुझे आप लोगों से ज़्यादा जल्दी है इस वक्त. I have a lot other to do. Okay जी. FLP1. Let's start with question number 1. An electron enters a region where electric field is 20 and magnetic field is 5. If the electron passes undeflected to the region, the velocity of electron will be. So you know that velocity selector के लिए we have QE is equal to QVB. और यहाँ से Q cancel हो जाता है, V is equal to E over B. That means हमारे पास electric field की value है 20 over magnetic field is 5. Okay, so we just cancel and we get answer 4 meters per second. ये आपके पास आ जाएगा जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 1 का. There was a simple one, right? Question number 2 है magnetic flux has the unit of magnetic flux. Are they Newton? No. Ampere? Turn? What is that? Weber or Tesla? Okay. What are the units of magnetic flux? Are they Weber? So Weber is the unit used for flux, right? So we will be using C. Okay, correct. Next, consider the following statements. Change in the velocity could be due to the change in its magnitude or direction of the motion. When the velocity of an object changes, it is observed that the object is accelerating. Which of the above statement is correct? ठीक है, सबसे पहले वो एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन. दैट इज ट्रू. दूसरा, when the velocity of an object changes, it is observed that the object is accelerating. Which of the above? ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि both these statements are true. Why are you saying D on it, right? Both 1 and 2 are correct. वेलोसिटी में चेंज जो है दैट कैन बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. किसी में भी चेंज आएगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है. और दूसरा, जब हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो दैट इज ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी हिट अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स एट बॉटम coin moves out while the other coin falls vertically. It is due to what? यानी आप जब दो कॉइन आपने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं एंड देन यू हैव, आप जब नीचे वाले को हिट करते हो तो वो निकल जाता है, ऊपर वाला नीचे गिर जाता है. इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, स्पीड ऑफ द कैरम स्टिकर, इट इज ड्यू टू द स्मूथनेस ऑफ द कैरम बोर्ड, इट इज ड्यू टू इनर्शिया. तो आपके पास किस वजह से वो जो है वो नीचे आ जाएगा? फहद, कौन से क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हो? आई एम आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन.
ये जो when the pile of carom coins आप उससे जब करते हो due to inertia, right, वो inertia की वजह से नीचे वाला जो है वो आगे निकल जाता है और ऊपर वाला जो है वो नीचे गिर जाता है. क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो है उसके उसको एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपका उसको मूव करने के लिए फोर्स सप्लाई करता है, और ऊपर वाले के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही. दैट्स व्हाई इट विल मूव एनीवेयर, इट विल जस्ट फॉल डाउन वर्टिकली. सो इनर्शिया जो है बेसिकली ये उस ऑब्जेक्ट को इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहने की जो है वो, बिकॉज यू नो दैट कि इसी वजह से वो वहाँ पे आता है. इनर्शिया क्या चीज़ है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में उसे रख रही होती है. सो दैट्स द केस. आंसर इज इनर्शिया. A person walks 60 meters in 1 minute, then walks 30 meters in 2 minutes. What is the average speed over the time 3 minutes? ठीक है. Over the time 3 minutes they're asking. तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं. Person walks 60 meters in 1 minute पहले, और बाद में he walks 30 meters in 2 minutes. तो हमें टोटल एवरेज स्पीड बतानी है. तो एवरेज स्पीड इज लाइक वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो है 60 मीटर प्लस 30 मीटर ओवर टोटल टाइम, दैट इज 1 minute plus 2 minutes, which is 3 minutes, and 3 minutes means 180 seconds. So that means sorry, 90 over 180, which is 1 over 2, which is 0.5, right? So here we have 0.5. So average velocity का आपके पास simple formula हो गया, total distance over total time. Next question है, when will the capacitor be fully charged? The capacitor will never get fully charged, right? When voltage is 0, when the supply voltage is equal to the capacitor voltage, when the voltage is infinity. That is true. जब voltage infinity होगा तब जाके capacitor जो है वो fully charged होगा. ठीक है? Otherwise capacitor can never get fully charged. उसकी वजह कि आपके पास जो last electron होता है वो capacitor plate के ऊपर place करना is impossible. क्योंकि जैसे जैसे capacitor plate के ऊपर charge store होता जाता है, आप देखते हो कि वहाँ पे हर नए आने वाले चार्ज के लिए ऑपोजिशन बढ़ती जाती है. तो इस वजह से यू कैन से दैट कि आखिरी चार्ज जो इसने स्टोर होना होगा फॉर दैट टू कंप्लीट इट 100%, वो कभी भी उसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज की वजह से इतनी ज़्यादा सामने से ऑपोजिशन या रिपल्जन होएगी कि दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, have the same mass number but dash different nuclear charge. Mass number same है but different nuclear charge number है. What do we call them? Mass number का मतलब हो गया they have same A but different Z. तो that is isotopes, right? We have isotopes जिनका mass number same होता है लेकिन charge number उनका different होता है. Right? We have C. Next question. अच्छा, just tell me that. एक second. We have hydrogen 1,1. We have hydrogen 2,1, and we have hydrogen 3,1. Yes, they are not isotopes. Let me just get over this. आपके पास यहाँ पे जिनका Z डिफरेंट होता है, यानी जिनका प्रोटॉन नंबर इनमें डिफरेंट आ जाएगा. आइसोटॉन्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है. आइसोबार्स जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है. एंड आइसोटॉप्स, यार सिंपल डेफिनेशन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स are called isotopes. Same number of neutrons means isotons. I know that. Isobars means same atomic number. Same mass number, yes. So same charge number. हाँ, right. ये इसी की तो हम बात कर रहे हैं ना. Right, okay, sorry. I was just somewhere else.
सेम mass number, यानी जिनका mass number A सेम है, जो A सेम होता है तो we call them isobars. I'm sorry for that. I was just considering Z सेम हो. अगर Z सेम हो तो फिर हम isotopes कहते हैं. A सेम हो तो हम isobars कहते हैं. ठीक है? That's correct. For this question, when the mass number is same, we have isobars, and then अगर Z सेम होता, which I was considering in the first place, अगर Z सेम होता तो फिर हम इसे isotopes कह रहे होते. Ratio of magnetic force to electric force on a charged particle getting undeflected in a field is right. The ratio of magnetic force to an electric force on a charged particle getting undeflected, इसका मतलब है they are equal, और अगर वो equal होते हैं तो उनका ratio 1 आएगा. That's it. When Fe becomes equal to Fb, तो आपके पास charged particle undeflected गुजर जाता है. When they are same, the ratio gets 1. Find the force between 2 coulomb and -1 coulomb separated by distance 1 meter in air. F is equal to K is 9 10 raised to power 9. Q1 is 2, Q2 is 1 over 1 square. So F equals to 9 10 raised to power 9 times 2, which is 18 10 raised to power 9, and we have our first. So why not it's a negative 18? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस अज्यूम करते हो. देयर इज नो नेगेटिव इन इट, राइट? आप यहाँ पे जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हो तो यू डोंट टेक अ नेगेटिव साइन विद द चार्ज. दैट इज ओनली we only take the magnitudes, and that is the positive one इस केस के अंदर. That's why we'll go with the answer alpha. In an elastic collision of two particles, the following is conserved. क्या आपके पास क्या चीज conserved रहती है? In elastic collision of two particles, the following is conserved: speed of each particle, kinetic energy of each particle, total kinetic energy of the both particles, momentum of each particle. तो elastic collision के अंदर, so but in physics when we say elastic collision, तो हम वहाँ पे kinetic energy and momentum दोनों की conservation की बात करते हैं. बट यहाँ पे क्योंकि उसने kinetic energy और momentum को explicitly separate कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हम फिर elastic और inelastic की differentiation पे चले जाएंगे, which is for total kinetic energy of the both particles. That is right. I don't know why this question is like that. क्योंकि आपके पास यहाँ पे होना चाहिए था kinetic energy and momentum both. या momentum of each particle separate लिखा हुआ है, which is for sure conserved in elastic collision, and total kinetic energy of both the particles ये भी conserve करती है in an elastic collision. तो I would go with C. उसकी रीजन ये है कि आपके पास मोमेंटम दोनों में कंजर्व करता है, इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी. लेकिन इलास्टिक और इन इलास्टिक में बेसिक डिफरेंशिएशन जो है दैट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो दैट्स व्हाई हम लोग चाली के साथ यहाँ पे जाएंगे. अ फोटोन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज. लिस्ट देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग de Broglie wavelength, smallest, first, largest, last. So we have h over, thank you for the help, sir. h over square root 2m e v, and this ev stands for kinetic energy then, so it is h over 2m e. Now हमें बोला क्या गया स्टेटमेंट के अंदर कि all of them have the same kinetic energy. So that means this will be in inverse relation with the square root of the mass. इसका मतलब ये कि smallest वो होएगी जिसका mass largest होगा. तो that means largest mass में है हमारे पास photon, electron and proton. So proton first, then electron, and photon will be at last. Obviously photon जो है वो तो already is not a particle in that sense, वो तो as a wave ही behave कर रहा होगा. So what do we have? Electron, proton? No, proton, electron. Yes. Thank you.
It's proton electron. B, right? Okay. Resistivity of wire depends upon. It only depends upon material, right? Resistance depends upon length, cross-sectional area, and material, but resistivity only depends upon material. That's it. Answer is Charlie. Wait a second. Let me just go on the next slide. The internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat and done 500 joule of work. कितना चेंज उसमें आएगा? Absorption is taken as positive and the work 500 done is done by the system, तो इसे हम माइनस कर देंगे यहाँ पे. तो इसका मतलब ये है कि 2 kilocalories. So how do we convert the calories to joule? So do you know that? How do we convert calories into joule? Anybody just comment on calories to joule. कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपी फाइल है उसको सिर्फ मैंने कंपोजर 7900. Yep. How? 4.2. 1 calorie equal to 4.18 joule, right? Okay. तो इसका मतलब है अगर हम 2000 कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो 2000 कैलोरीज का मतलब है we just multiply 2000 into 4. Let's just multiply with 4 for the simplicity. That just gives us 8000. ठीक है? अब इस 8000 में से हम 500 माइनस कर देंगे, which is the work done by the system, which is 7500. Now we know that कि our answer should be closest to 7500 but more than that. क्यों more than that? क्योंकि यहाँ पे हमने multiply किया है 4 के साथ, while it should have been 4.2 या 4.18 to be exact. इसका मतलब है कि 7500 के closest और इससे ज्यादा इनमें से कौन सा आंसर है? Charlie. 7900. That's how we solve it. 7900. A shell of mass m moving with velocity v suddenly breaks into 2 pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The velocity of the shell will be. Shell of mass m, this is total mass, moving with velocity v, suddenly breaks into 2 pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The velocity of the shell will be. Shouldn't it be the velocity of the second part will be? Right? So हम इसे इस तरह से assume करते हैं कि we had this shell और ये break हो गया आपके पास 2 pieces के अंदर. And obviously if this is m by 4, this should be 3m by 4 और हमें ये पता है कि momentum conserve करता है. इसका मतलब total initial momentum must be equal to total final momentum. So what we do is momentum of this part plus momentum of this part must be equal to 0. So this is m by 4 into 0 plus 3m by 4 into v prime, that equal to 0. Not 0. Let's say that equals to, this is small mv, initial momentum. तो हम इसकी जगह पे small mv put कर देते हैं. v prime हमें find करना है. In the terms of v हम answer find करेंगे. So v prime will be equal to m cancels m 4v by 3 alpha. So यहाँ पे एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व कर रहा होता है. जो मोमेंटम कंजर्व करता है तो इसका मतलब यहाँ पे we could take it 0, लेकिन you see that कि अगर हम इसको 0 लेते हैं, the time at which the shell explodes, तो उस केस में हमारे पास जवाब 0 आ जाता है, जो कि हमारे चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है. अब अगर 0 आंसर नहीं आ रहा तो then we will consider the shell was already dropping with the velocity v. तो उस केस के साथ हमने जब सॉल्व किया है तो आपके पास आंसर v प्राइम का 4 by 3v आ गया, which is alpha. A man projects a coin upwards from the gate of the uniformly moving train. The path of the coin for the man will be, it will be vertically straight.
डाउनवर्ड, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, या दैट्स ट्रू. एक बंदा जो बस में खड़ा होकर कॉइन रोल करता है, उसके लिए वो एक सीधा लाइन ही बनता है. लेकिन समवन वॉचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेन, उसके लिए दिस शुड बी अ पैराबोला. तो आंसर इज अल्फा. Basically, a potentiometer is a device for comparing two currents, measuring voltage. Potentiometer, that is basically used for measuring voltage. ये voltage measure करने का एक device है, which measures very precisely. Next question है, A, B and C are 3 points in the uniform electric field. The electric potential is, okay, maximum at A, maximum at B, maximum at C, same at all the points. So what we have is E is equal to delta V over delta R. और इस तरफ पॉजिटिव होएगा, इस तरफ नेगेटिव होएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट मीन्स कि आपके पास पॉइंट बी जो है, इट्स क्लोजेस्ट टू द हाई वोल्टेज, क्लोजेस्ट टू द हाई पोटेंशियल. सो वी से दैट दिस इज मैक्सिमम एट बी. जितना वो पॉजिटिव के करीब होएगा, उतना आपके पास हाई पोटेंशियल के ऊपर होगा. In a circuit shown below, that what will be the reading in the voltmeter? What should be the reading in the voltmeter, right? Okay. इस पे copyrighted नहीं मतलब वो security जो लगी होती है ना वेबसाइट पे. हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है. What's the total resistance, by the way? It's 2. This V is 2. This should be 2 volt, 1 volt, 0.5 volt is 0. What if अगर ये यहाँ पे लगा हुआ होता, इधर अगर ये वोल्ट मीटर होता, तो we would have 2 volts being dropped across it. लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, it is across one end. Maximum current. Would something be dropped over there? चलें, let's just see the figure. Hypothetically देखते हैं. ये वाला एंड उसका जो है, this is at -2. यहां से जब वो इधर आएगा, तो ये 2 यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा. दिस विल बी एट 0. तो या दैट विल बी 2 वोल्ट अगेन, क्योंकि उसका ये एंड जो है, ये -2 पे होएगा, ये 0 पे होएगा, क्योंकि 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा पूरा. और जब वो ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा. अब आप इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान अगर आप डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल लेते हो, दैट विल अगेन बी 2. Yes. The current flows from A to B is shown in the loop. The direction of the induced current in the loop is. Direction of induced current in the loop is. हमारे पास यहाँ पे current flows from A to B as shown in the figure. Like this is the direction of current. अब इस current की वजह से, now we see that. Now you have to use your right hand. यहाँ पे अगर आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रख के अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, यू सी दैट कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहां से आउट ऑफ द प्लेन होएगा. और अगर इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसका मतलब अब यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इज शोन इन द फिगर. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी. अब हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है इस क्वेश्चन से, विच इज दिस करंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ये आपको पता होना चाहिए. अगर तो मैं तीनों केसेस करवा देता हूं यहां पे. अगर आपके पास ये कांस्टेंट करंट था, इसका मतलब देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा था, तो इसका मतलब है टू डिक्रीज इट, जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, दैट शुड बी इनटू द पेज एंड हेंस द करंट वुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये इंक्रीजिंग होता, तो लूप का करंट क्लॉकवाइज होता. लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता, तो लूप का करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, क्योंकि इन दैट केस वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता. दीज आर द 3 केसेस जो आपका क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए कि इज इट अ कांस्टेंट करंट, इज इट अ इंक्रीजिंग करंट, और इट्स अ डिक्रीजिंग करंट. तो उस हिसाब से आप अपना आंसर बता सकते हो.
Next question है a lead ball strikes a wall and falls down. A tennis ball having the same mass and velocity strikes the ball and bounces back. Check the correct statement. The lead ball suffers a greater change in momentum compared with the tennis ball. The tennis ball suffers a greater change in momentum as compared to the lead balls. The momentum of the lead ball is greater than that of the tennis ball. Both suffer equal change in momentum. तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लेड बॉल देखो तो लेड बॉल के अंदर आपके पास ये होता है इनिशियल मोमेंटम इज mv, फाइनल मोमेंटम इज 0, तो 0 माइनस mv चेंज इज माइनस mv. लेकिन अगर आप रबर बॉल की बात करते हो तो फाइनल इज mv माइनस इनिशियल वाज आल्सो mv, दिस इज माइनस 2mv. तो इसका मतलब टेनिस बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम जो है दिस इज मोर देन दैट ऑफ लेड बॉल. तो आंसर इज बीटा, इट सफर्स मोर चेंज इन मोमेंटम. The electromotive force developed by the generator depends upon area of the rotating wire, length of the rotating wire, radius of the rotating wire, size of the magnet. It depends upon does it depend upon the area of the rotating wire? It depends upon area of the coil, obviously. कौन सा मुश्किल लग रहा है? बट ये राइट हैंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, यू शुड डू इट विद योर हैंड, राइट? अब यू शुड ट्राई व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो EMF induced in a generator, that obviously depends upon the size of the coil. हम इसे इस तरह से assume कर लेते हैं. Size of the magnet पे depend नहीं करते, strength of the magnet पे depend करती है, लेकिन area of the rotating wire एक coil के ऊपर depend करती है. तो we would go with alpha. A charged particle goes undeflected in a region containing electric and magnetic field. It is possible when charged particle undeflected कब गुजरेगा? जब E और B parallel होंगे और V parallel to E होएगा. बीटा है E is parallel to B. Charlie, V is parallel to E but E is not parallel to B. Beta delta है E parallel to B but not V is not parallel to E. तो answer is E is parallel to B only. और बेसिकली E, V and B ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में. सो आंसर आपका यहाँ पे आ गया बीटा. अभी कोई क्वेश्चन किसी का, मेरा ख्याल है दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, राइट? कोई क्वेश्चन किसी का रह गया तो मुझे बता दे. आई विल गो जस्ट बैक ऑन इट फॉर लास्ट 2 minutes यू हैव. उसके बाद आई विल जस्ट वाइंड दिस अप. वीडियो पड़ी हुई है, स्लो करने की जरूरत नहीं है. वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. समरीन, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड जब नजर आएगा तुम लोगों को तो देख भी लेना. अभी फिलहाल तो यू कांट सी इट. सो अपने अपने राइट हैंड देखो सारे. लास्ट क्वेश्चन, यू नो दैट जब E B के पैरेलल होता है तो V सॉरी परपेंडिकुलर होता है. ओ एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे पैरेलल क्यों लिखा हुआ है? E must be perpendicular to B, right? So E must be perpendicular to B. Also E is not parallel to B. E is parallel to B but not V is not parallel to E. E parallel to B, ये तो नहीं हो सकता definitely. E is parallel to B, ये भी not possible. V parallel to E also. Okay, let's just do that. कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हुए, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अ पॉजिटिव चार्ज जस्ट एंटर्स दैट वे, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? V से B की तरफ अपने फिंगर्स आउटवर्ड, ये तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा. तो ये भी नहीं हो सकता. और डेल्टा E is parallel to B but V, none of these is the answer. इसका आंसर है E must be perpendicular to B, right? ठीक है, और जब ये perpendicular to B होएगा तो V will be perpendicular to both of these.
और उस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगा. सो नन ऑफ दीज इज द आंसर. यहाँ पे होना चाहिए था E is perpendicular to B. Okay. Okay, ji. So I guess we're finished with this, and I would just wind this up now. Right hand का कुछ करवाएं. अच्छा, आप इसमें पता नहीं किया बाबा जानी सुभान अल्लाह. की ना सीक्वेंस भी Okay, I would try to come up with the video, you know, the camera video. तो फिर आपको मैं राइट हैंड अपना दिखा के करा दूंगा, ठीक है. बट फॉर नाउ अपने अपने देख के गुजारा करो. चलो, ओके, अल्लाह हाफिज.